बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स अवर फ्लाइट। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है तेरी चाहतों के हसार में, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं तैयबा हैदर, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत नावल हमें ऑडियो में रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आपको नावल बहुत पसंद आएगा। सुबह 5 बजे अरमान जॉगिंग के लिए निकल गया था। परीशा ने नमाज पढ़ी और सीधे किचन का रुख किया। फातिमा की मदद से नाश्ता तैयार किया और लॉन में टहलने के लिए आ गई। ठीक 1 घंटे बाद अरमान वापस आ गया था। गेट से अंदर दाखिल होते अरमान के कदम ठटक के वहीं रुक गए थे। परीशा लॉन में नंगे पांव घास पर टहल रही थी। बालों की बनाई ढीली चुटिया में से हल्की हल्की लिटें निकलकर चेहरे का तवाफ कर रही थीं। अरमान को देखते ही परीशा ने झट सलाम किया था। अस्सलामुअलैकुम। परीशा ने पाँव में स्लीपर्स पहनते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? इतनी सुबह सुबह आप उठ गई? सलाम का जवाब देते हुए अरमान अपनी हैरानगी ना छुपा सका था। मैं रोज़ ही इस वक्त नमाज के लिए उठती हूँ। परीशा ने एक आवारा लट को कान के पीछे अड़सते हुए कहा। आहा, गुड। अरमान मुतासर हुए बगैर न रह सका। आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। परीशा ने नाश्ता लगाने की गर्ज से अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो अरमान उठा। नाश्ता? इतनी सुबह सुबह? अरमान हैरानगी में गलत बोल गया था। मेरा ख्याल है कि नाश्ता सुबह ही किया जाता है, परीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अरमान की हैरानगी से हंस उठा रही थी। मेरा मतलब है कि मैं नाश्ते में बस कॉफ़ी लेता हूँ। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला। आपने ऐसे ही इतनी जहमत की, मैं ऑफ़िस में ही कर लेता। अरमान ने कदरे शर्मिंदा होते हुए कहा। जहमत कैसी? आप ऑफ़िस में भी तो करते हैं, अब से घर में करिएगा। चलें, अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं। परीशा ने मुस्कुराते हुए सादा से अंदाज में कहकर अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। अरमान ने एक पल के लिए अंदर की तरफ जाती इस परी पीकर को देखा था और फिर ख़ुद भी अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। वो जब रूम से ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होकर आया तब तक नाश्ता टेबल पर लग चुका था। परीशा ने बड़ा पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया था। नाश्ते में इतना सब देखकर वो एक बार फिर मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका था। आज उसने एक अरसे के बाद पेट भर के नाश्ता किया था, वरना तो वो नाश्ते के नाम पर सिर्फ कॉफ़ी ही पीता था। नाश्ते के बाद वो कोट पहनते पोर्च तक आया तो परीशा फातिमा के हाथों गाड़ी में लंच रखवा रही थी। परीशा का अरमान के लिए हर काम में इन्वॉल्व होना अरमान को एक नए एहसास से रोशनास करवा रहा था। हालांकि आज परीशा का घर में दूसरा दिन था। आम दुल्हन की तरह नाज नखरे उठवाने की बजाय वो ऐसे काम कर रही थी जैसे बरसों से यही हो। अरमान को बेसाख्ता अजहान की याद आई थी, जिनके फैसले की बदौलत आज वो परीशा के साथ इस बंधन में जुड़ा था, और वो अरमान के इल्तिजा पर बिला चू चरा मान भी गई थी। और यही नहीं, उसने सार और शहरोज़ के सामने भी अरमान का भरम रखा था, और अब सुबह सुबह उठकर अरमान के लिए हलकान हो रही थी। अरमान को शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। साथ साथ वो परीशा की अच्छाई का भी दिल ही दिल में मौत तरफ हो गया था। ये सब हर शय के पलटते ही देखा उसने, और परीशा के हाथ से इशारा करते हुए बात अधूरी छोड़ दी। लंच है, गर्म करवा लीजिएगा, परीशा ने फ़ौरन कहा। पर अरमान कुछ कहने ही लगा था कि परी ने इसे बीच में ही टोक दिया था। आपको बेशक इसकी ज़रूरत ना हो, पर मेरी आदत है भाई के लिए भी तैयार करती थी, इसलिए अब से आपके लिए भी करूँगी। और बाज़ार का खाना कब तक खाएंगे? इससे तबीयत ख़राब होती है। परीशा झट से बोली, जैसे अरमान के मुतवक्का जवाब के लिए तैयार थी। वेल, थैंक्स। अरमान गाड़ी में सामान को देखते हुए बोला। थैंक्स कैसा? ये तो मेरा फ़र्ज़ है। परीशा मुस्कुराते हुए बोली थी। फ़र्ज़ वाली बात ने अरमान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरमान को अपनी तरफ इस तरह मुस्कुराता देखकर परीशा ने पजल होते हुए सवाल किया। नहीं तो, मुस्कुरा कर कहा। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह, परी ने आहिस्तगी से जवाब कहा। शेर्स लगाते हुए वे एक अदा से चलता गाड़ी में जा बैठा था।
पुरसोच अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की। फिर ना जाने क्या सोच के इसके लब भरपूर तरीके से मुस्कुरा उठे थे। वो गाड़ी बैक करता हुआ वज़न से भगा ले गया था, क्योंकि आज वो नाश्ते के चक्रों में 15 मिनट लेट हो चुका था। शाम में जब अरमान वापसी पर घर आया तो सारा और शहरोज़ आए हुए थे। परीशे ने डिनर तैयार किया हुआ था और अब वो हल्की आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस, जिन पर पर्ल का काम किया हुआ था, बालों को हल्का सा पिन अप करके खुला छोड़े, मेकअप के नाम पर हल्की सी लिपस्टिक लगाए, सारा के साथ मिलकर टेबल पर बर्तन लगा रही थी। सबने मिलकर डिनर किया और फिर रात देर तक शहरोज़ और सारा की वापसी हुई थी। इस तरह एक और दिन का इख्तिताम हुआ था और ठीक इसी तरह की मसरूफियात में एक हफ़्ता बखैर आफियत अंजाम को पहुंचा था। दोनों में बस काम के वक्त बात होती थी। हाँ, सारा और शहरोज़ चक्कर लगा जाते थे या फिर अरमान ऑफिस से वापसी पर परीशे के साथ सारा और शहरोज़ की तरफ चक्कर लगा लेता था। एक हफ़्ता के अंदर ही अंदर अरमान पर परीशे की तबीयत खुल गई थी और इसे परीशे के अंदाज व तौर पसंद आए थे। अरमान के ऑफिस जाने के बाद परीशे घर के छोटे छोटे कामों में मसरूफ़ हो गई थी। काम से फरागत पाने के बाद उसने खैरियत दरियाफ्त करने के लिए दादी जान को फ़ोन किया था, जो कि दूसरी तीसरी बेल पर उठा लिया गया था। दादी जान की आवाज़ सुनते ही परीशे ने झट सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो, क्या हाल है मेरी बेटी का? दादी जान ने नहायत मोहब्बत से दुआएं देते हुए परीशे का हाल पूछा था। आपकी दुआएं हैं दादी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? और अब दादा साहब की तबीयत कैसी है? परीशे ने नहायत अकीदत से इनका हाल अहवाल पूछते हुए दादा साहब के बाबत दरियाफ्त की थी। मैं तो ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे दादा साहब भी पहले से बेहतर हैं। तुम सुनाओ, हमारा अरमान ठीक है? कैसा है मेरा बच्चा? दादी ने बात करते हुए बेताबियाना अंदाज में अरमान का पूछा था। अरमान भी बिल्कुल ठीक है दादी जान, और इस वक्त ऑफिस में है, परीशे ने तसल्ली दी थी, जिसके बाद एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। फिर एयरपीस से दादी जान की आवाज़ उभरी थी। एक वक्त था, अरमान अपने दादा साहब को अकेला नहीं छोड़ता था, हर काम में इनसे मशवरा करता था, बिल्कुल साए की तरह साथ होता था अपने दादा साहब के। और अब देखो, मुड़ करके नहीं देखा इसने। तुम बताओ परीशे बेटा, कैसे ना तुम्हें तकलीफ़ हो, वहाँ अरमान है तो यहाँ ये हैं। इन दादा पोता के तो बस अपनी अनाए अजीज़ हैं। दादी जान बात करते करते फुपक फुपक कर रो पड़ी तो परीशे का दिल भी कट के रह गया। इससे कोई बात छुपी तो नहीं हुई थी। फ़ौरन अरमान की साइड लेते हुए बोली, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दादी जान, वो भी बहुत परवाह करते हैं, पर इस जिक्र पर चुप से हो गए हैं जिसमें मैंने शर्मिंदगी की रुमक देखी है। अल्लाह जाने किसकी नज़र लगी है, हमसे हमारा अरमान ही छिन गया है। अब तो शक्ल देखने को तरस गए हैं। उसे कहना, हमारी सासों का कोई भरोसा नहीं, एक बार शक्ल दिखा ही जाए हमें। दादी जान बात करते हुए एक बार फिर रो पड़ी थी और ऐसी हालत में परीशे घबरा सी गई थी कि अब क्या करे। अल्लाह ना करे कि आप दोनों को कुछ हो। अल्लाह आपका और दादा साहब का साया हमेशा हम पर सलामत रखे, आमीन। आप ऐसे मत रोएं दादी जान, आपसे किसी ने आपका अरमान छीना नहीं, ना छीन सकता है। बस आप दोनों खैर खैरियत से पाकिस्तान आएँ तो इंशाअल्लाह सब आपके पास होंगे। परीशे ने मोहब्बत से इनकी ढारस बढ़ाते हुए पुरअज़्म लहजे में कहा था। क्या मतलब, तुम लोग आओगे मुल्क विलास? आंसू साफ करती दादी जान ने चौंक कर पूछा था। इंशाअल्लाह हम आपके पास होंगे और आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। परीशे ने बहुत मोहब्बत से दादी जान को उम्मीद दिलाते हुए कहा तो दादी जान अपनी बहू के खलूस पर निहाल ही हो गई। परीशे को ढेरों दुआओं से नवाजते और फिर चंद इधर उधर की बातें करने के बाद दादी जान ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन बंद होने के बाद परीशे काफ़ी देर इसी बारे में सोचती रही और यूं ही सोचते सोचते परीशे की आंख लग गई थी। पास रखे मोबाइल की बेल से वो हड़बड़ा कर उठी थी। नंबर देखा तो अरमान का था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया।
अस्सलाम वालेकुम। कॉल ऑन करते परी ने फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। दादी जान से आपने मलिक विलास जाने की बात की थी? अरमान छूटते ही बोला था। अंदाज़ काफ़ी संजीदगी लिए था। जी, मेरी ही बात हुई थी इनसे। वो दादा साहब और आपके रवैये से काफ़ी दिल बर्दाश्ता थी, इसीलिए मैंने उनसे कहा था। परीशे नासमझी के अंदाज में बता रही थी। व्हाट? किससे पूछकर? दूसरी तरफ से अरमान की गुस्सीली आवाज़ गूंजी थी। परीशे बल भर को अरमान के गुस्से से घबरा गई थी। फिर हिम्मत मुजतम्मा करते कट्टे अटकते हुए बोली, अरमान वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने। हद होती है परीशे, आपको पूछ तो लेना चाहिए था। आपने एक बार भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। अरमान ने गुस्से से परीशे की बात को टोकते हुए कहा और खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। परेशान सी परी मोबाइल को देखती ही रह गई थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि इससे गलती कहाँ पर हुई है। सारी नींद भग से उड़ गई थी। वो उठी और टेरेस पर आ गई और फिर वाटरिंग पोर्ट से टेरेस पर लगे गमलों को पानी देने लगी। दरअसल वो फ़ोन पर हुई गुफ्तगू का असर ज़ाहिर करना चाहती थी। अभी इसे पानी देते हुए कुछ ही देर हुई थी कि गेट पर अरमान की गाड़ी का हॉर्न सुनकर वो चौंक पड़ी। टेरेस से झांक कर नीचे देखा तो वाकई अरमान पोर्च में गाड़ी खड़ी कर रहा था। वो अरमान की गैर मुतवक्का आमद से घबरा गई थी। उसने फ़ौरन पोर्ट रखा और नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए। लाउंज में पहुंची तो अरमान बेचैनी की कैफियत में इधर उधर टहल रहा था। परीशे को आता देखकर वो फ़ौरन फट पड़ा था। आपने दादी जान से क्यों कहा कि हम मलिक विलास जाएंगे, जबकि आप दादा साहब और मेरे ताल्लुकात के बारे में जानती भी हैं? ऐसे में इनको झूठी उम्मीद क्यों दिलाई आपने? अरमान के इस अंदाज पर परीशे ने हरासा होकर सर झुका लिया था। वो नहीं जानती थी कि इन हालात में किस तरह रिएक्ट किया जाता है, क्योंकि उससे आज तक शहरोज़ ने भी इस अंदाज में बात नहीं की थी। आई एम सॉरी बट वो दादी जान बहुत परेशान थी और बहुत रो रही थी। वो आपके और दादा साहब के ताल्लुकात को लेकर के बहुत मायूस लग रही थी। मुझसे इन्हें यूँ रोता नहीं देखा गया तो इन्हें पर उम्मीद करने के लिए कह दिया। अरमान को पहली बार इस तरह गुस्से में देखकर परीशे के औसान ख़ता हो रहे थे। फिर भी इसने हिम्मत मुजतमा करते हुए काफ़ी अटक अटक कर अपनी वजाहत दी थी। आपको जो सही लगा वो आपने किया, पर आपने एक बार भी मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। आपको क्या लग रहा है मेरा वहाँ जाना बहुत आसान है? जो कुछ भी मैं कर चुका हूँ, जितना इसका मैं दिल दुखा चुका हूँ, इसके बाद वो मुझे माफ़ करेंगे? कतई नहीं। मैं जिस शर्मिंदगी का सामना कर रहा हूँ इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अरमान गुस्से में बोलता बोलता एकदम रंजीदा हो गया था। अपने तासुरात को छुपाने के लिए इसने एकदम पीठ मोड़ ली थी। एक पल को आंख बंद करके अरमान ने अपनी रंजीदगी पर काबू पाना चाहा था। जैसे ही इस पर काबू पाया तो गुस्सा दोबारा ओद कर आया था। अरमान फिर मुड़ा और इसके सामने आ खड़ा हुआ। कितना आसान है ना लोगों के लिए फ़ैसला करना। आपने एक बार भी मुझसे मशवरा करना लाजमी नहीं समझा। आपको पता है हमारे मलिक विलास जाने की खबर 1 मिनट से पहले पहले हर तरफ पहुंच चुकी है। अब आप ही बताइए मैं किस मुंह से इनके सामने जाऊंगा? जानती थी ना आप सब कुछ, फिर क्यों मेरे लिए ये अजियत खड़ी कर दी आपने? अरमान गुस्से में इस पर बरस रहा था और वो मुसलसल सर झुकाए हाथ मसलते हुए खड़ी थी। इसके इस तरह चुप रहने पर अरमान चिढ़ सा गया था। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरमान ने चंद कदमों का फासला तय करते हुए तकरीबन झुंझलाते हुए परीशा की थोड़ी को ऊपर करते हुए कहा। तो वो धक सा रह गया। आंसू जब्त करने के चक्कर में परीशे का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। होठों को दांतों से बुरी तरह कुचला गया था कि वो सुर्ख हो चुके थे, तो आंखें लबाब पानियों से भरी हुई थीं, जिनसे ना चाहते हुए भी आंसू फिसलकर गाल पर आ चुके थे। इससे पहले अरमान कुछ कहता वो तेज़ी से मुड़ी और तकरीबन भागते हुए कमरे में बंद हो गई थी। वो ऑफिस में बैठा कुछ ज़रूरी फाइलें चेक कर रहा था कि अभी से सारा की कॉल आई। सलाम दुआ के बाद सारा ने छूटते ही इस्तफसार किया था।
ارمان واقعی یہ سچ ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم ملک ولاس کے آنے کے لیے مان گئے ہو۔ سارا نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ایک منٹ، آپ سے کس نے کہہ دیا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، ارمان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ابھی میری بات ہوئی ہے دادی جان سے، انہوں نے خود مجھے بتایا ہے کہ پریشے بتا رہی تھی کہ وہ اور ارمان جلد ہی ملک ولاس آئیں گے۔ سارا نے مختصراً فون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں آگاہ کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ارمان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے فون رکھ دیا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے پریشا کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ تیسری یا چوتھی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پریشا سے کنفرم کرنے کے بعد اس نے تقریباً غصے سے فون بند کیا تھا۔ ایک تو وہ آگے ہی ان سب کو لے کر بہت اپسیٹ تھا، دوسرا اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس پر مستعد نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ ارمان کچھ دیر تو بیٹھا ضبط کرتا رہا، مگر جب زیادہ دیر نہ رہا گیا تو سیدھے گھر آ کر سارا غصہ پریشے پر نکال بیٹھا تھا۔ ارمان جو اپنی ذات کے لیے غصے اور شرمندگی کے جذبات رکھتا تھا، وہ اس طرح بول کے نکل رہے تھے، اسے ایک دم ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنے اندر جمع کی ہوئی ساری فرسٹریشن ایک عام سی بات پر پریشے پر نکالی تھی۔ ارمان پریشا سے معافی مانگنے ہی والا تھا کہ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اب ارمان کا ذہن اور بھی بری طرح منتشر ہو چکا تھا۔ بار بار اس کے تصور میں پریشے کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ آ کر بے چین کر رہا تھا اور اپنے منتشر ہوتے دماغ کے ساتھ اسٹڈی ایریا میں آ گیا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل پر کوہنیاں ٹکا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور انگوٹھوں کی مدد سے اپنی کن پٹیاں سہلانے لگا۔ وہ پریشا کو نہ چاہتے ہوئے مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے ارمان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ 8 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہونے کی وجہ سے ارمان کی آنکھ کھلی تھی۔ فاطمہ دروازہ کھول کے اندر آئی اور ارمان کو دیکھتے ہوئے بولی، صاحب جی کھانا لگ گیا ہے، آ جائیے۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، ارمان نے مختصراً کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس جاتے ہوئے فاطمہ کو پکارا۔ اچھا بات سنو۔ جی صاحب جی۔ فاطمہ رک کر تابیداری سے بولی، تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہے؟ ارمان نے پریشے کی بابت دریافت کیا۔ وہ جی اپنے کمرے میں ہے، فاطمہ جھٹ بولی۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی بلا لاؤ، ارمان نے حکم صادر کیا۔ جی بہتر، فاطمہ تابیداری سے کہتے ہوئے چل دی۔ تب تک ارمان فریش ہو کر ٹیبل تک آ چکا تھا۔ اتنی ہی دیر میں فاطمہ دوبارہ چلی آئی۔ صاحب جی بی بی جی کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے، فاطمہ نے بتایا اور پھر کچن کی جانب واپس پلٹ گئی۔ ارمان پرسوچ نظروں سے ٹیبل پر سجے کھانے کو دیکھتا رہا۔ اسے اچانک اپنی بھوک اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ایک سوچ کے تحت کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کمرے کے سامنے پہنچ کر وہ ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ خیر ہمت کر کے اس نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تو کمرے میں 0 پاور کا بلب جل رہا تھا، لیکن پریشا وہاں موجود نہیں تھی۔ باتھ روم کی لائٹ بھی بند تھی۔ اس نے 1 منٹ رک کر کمرے کا جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر کمرے سے ملحقہ ٹیرس کا دروازہ کھولا تو پریشا وہیں موجود تھی۔ جھولے سے سر ٹکائے آسمان کی طرف دیکھتی ہوئی وہ خود سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ ہلکی مترنم آنکھیں اور لال ناک اس کے مسلسل رونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ ارمان نے گلا کھنگار کر پریشا کو متوجہ کرنا چاہا، مگر وہاں مطلق کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے آہستگی سے جھولے پر اس کے ساتھ ہی جا بیٹھا تو پریشا ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ارمان کو اپنے ساتھ جھولے پر بیٹھا دیکھ کر اس کی حیرانگی سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا تو پریشا نے سسپٹا کر نظریں ہی چرا لیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے ارمان کے ہونٹوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر ارمان نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ آپ ڈنر کے لیے نہیں آئی؟ ارمان نے پریشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مسل رہی تھی۔ وہ ارمان کی موجودگی میں پوری طرح پزل ہو جاتی تھی۔ حالانکہ وہ ایک بااعتماد اور بلند حوصلہ لڑکی تھی،
لیکن وہ اس معاملے میں خود کو بے بس محسوس کرتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پریشا نے رخ موڑے بغیر اس طرح آہستگی سے کہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ فاطمہ بتا رہی تھی آپ نے دوپہر میں بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ اس کے پوچھنے پر بھی وہ سر جھکائے چہرے کا رخ موڑے بیٹھی رہی۔ تو کچھ توقف کے بعد ارمان بولا، اگر آپ میری شام والی بات پر ناراض ہیں تو آئی ایم ریئلی سوری، میں نے واقعی بہت روڈلی بات کیا تھا، مگر سچ میں خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس بات کا سارا غصہ آپ خود پر نکالیں۔ چلیں اٹھیں، کھانا کھائیں۔ ارمان سنجیدگی سے معذرت کرتا ایک دم لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا تو پریشا نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر ارمان کو دیکھا، جو اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ کچھ کہنے کے لیے پریشا نے لب واقعے تو ارمان کو اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر بند کر دیے۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ اپنے زور زور سے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے پریشا نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ پریشا کی نروسنس ارمان سے چھپی نہیں تھی۔ ایک دل آویز مسکراہٹ ارمان کے لبوں پر لین گئی تھی۔ ارمان کے دل کی حالت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ وہ خود کو پریشا کو یک ٹک دیکھنے سے روک نہیں پایا تھا، جبکہ وہ اچھے سے پریشا کی نروسنس محسوس کر سکتا تھا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔